TDS है tax deducted at source. The scheme is like that कि जिस सोर्स से आपको इनकम मिल रहा है जो ये पर्सन आपको इनकम दे रहा है, नाउ जनरली होता है, रूल वाज दिस कि भाई आप इनकम अर्न कर रहे हो, आपने इनकम अर्न करी, इनकम के ऊपर रिटर्न पर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स जो भी है, स्लैब टैक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दिया। तो ये सब आप ही कर रहे थे खुद, ठीक है। नाउ अंडर दिस पार्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाले पार्ट में, द पर्सन गिविंग यू द इनकम, द पर्सन गिविंग यू द इनकम इज नाउ लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो आपके बिहाफ पे नहीं कर रहा। वो करेगा क्या, जो काम आपने करना था, जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर उसके ऊपर आ गया है इंस्टेड ऑफ यू। ना वो क्या करेगा, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स काटेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। And this scheme is basically successful in a case कि with the help of this TDS, this tax deducted source concept से, there are many people जिनकी इनकम तो थी बट जो इनकम है वो ट्रेस डाउन नहीं हो पा रही थी बाय द गवर्नमेंट, और दे आर शोइंग अ लेसर अमाउंट ऑफ इनकम। और जैसे ही प्रोविजन आया विद दिस कि जो पर्सन आपको पैसे दे रहा है, सी एक बार को आपको टैक्स पे करना दर्द कर सकता है कि भाई मेरा नहीं मन है, मेरे को पैसे बच जाएंगे मेरे, मैं कुछ और प्लान कर लूँ। तो एक तरह से क्या था कि आप रेजिस्ट कर सकते हो टैक्स पे करने से, बट जिस पर्सन ने आपको इनकम देनी है उसके लिए तो एक्सपेंस है। उसने आपसे काम लिया, आपको उसको काम के पैसे देने हैं। अब वो पैसे आपको दे या कुछ काट के गवर्नमेंट को दे, क्या उसको इतना इफेक्ट पड़ेगा? उसकी तरफ से तो पेमेंट जानी ही जानी है, ठीक है। बट हाँ, उसके पास एक क्लेरिकल वर्क ज्यादा एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया कि वो टैक्स काटेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, एक कंप्लायंस पार्ट हम कहें कि वो एक्स्ट्रा आ जाता है पर्सन पे जो इनकम दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस तरीके से हम मोटिवेट करें या हम फोर्स करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि ये पॉसिबिलिटी फैक्टर उस पर्सन पे कैसे लेके आया जाए। उसके मैम लिए आपकी वॉइस प्रोविजन नहीं डाल आ दिया। रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है मैम। सिर्फ भी नेटवर्क इशू हो आपके एंड पे जिसको वॉइस नहीं आ रही है। द सिनेरियो वुड बी लाइक दिस कि अब उस पर्सन पे जिसने हमें इनकम देनी है उसके ऊपर फोर्सेबल फैक्टर कैसे लेके जाए। उसके लिए उन्होंने पीजीईपी के चैप्टर में डिसअलाउंसेस के प्रोविजन डाल दिए कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो और उस पर टैक्स कटना चाहिए और आपने टैक्स नहीं काटा है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, अगर तो पेमेंट करी है रेसिडेंट को हम 30% डिसअलाउ कर देंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी इंडिया के बाहर तो हम पूरा का पूरा 100% एक्सपेंस क्या कर देंगे, आपका डिसअलाउ कर देंगे। तो अब जिस पर्सन ने पेमेंट करी है सर्विस लेने के लिए, नाउ दे वांट कि इनके पीएनएल में उन्हें डिडक्शन भी इस खर्चे की मिले, इस एक्सपेंस की डिडक्शन उन्हें मिले। फॉर दैट अब उनको ये कंप्लायंस पार्ट करना पड़ेगा। नाउ दे आर फोर्स्ड टू डू दिस कंप्लायंस। अब वो ऑप्शनल नहीं है उनके एंड पे, उनको ये कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो दिस वाज द होल सिनेरियो। इनकम देने वाले ने, द पर्सन गिविंग द इनकम, उसने टैक्स डिडक्ट किया, टैक्स डिडक्ट करा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है इसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया मेरी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स था। अब जब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिए तो अगर ये 10 लोगों के साथ डील आउट कर रहा है, लेट्स से यहाँ पर हम मिस्टर ए का करेक्टर ले लेते हैं, अगर मिस्टर ए का करेक्टर 10 लोगों को डील कर रहा है, 10 लोगों का टैक्स डिडक्ट कर रहा है और उसको जमा करा रहा है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा वाला टैक्स इसके अंदर है या नहीं है? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? फिर उसके साथ दे विल कम विद द कंसेप्ट कि आप उसकी रिटर्न फाइल करो। आप क्या कर दो, उस टीडीएस की क्या कर दो, रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। अब जो टीडीएस की आप रिटर्न फाइल करोगे, अब ये पर्सन, ये मिस्टर है जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें उस पर्सन का नेम, पैन नंबर, इनकम कितनी थी वो, और कितना टैक्स डिडक्ट करा। देयर वाज दिस सैंपल पर्टिकुलर्स, और भी इसमें पर्टिकुलर्स रहते हैं बट दीज आर द मेन पर्टिकुलर्स जो आपके करेक्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से पर्टिकुलर्स उसको डालने पड़ेंगे। नाउ अब गवर्नमेंट को इसने क्या दे दी है, अब पहले तो टैक्स दिया था, पैसे दिए थे, अब उसने गवर्नमेंट को क्या दे दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है। अब गवर्नमेंट के पास क्या पहुंच गई है, इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है आपके नाम की कि आपके नाम पे इतना पैन नंबर है, इस
पर्सन ने जो भी अपना यहाँ पर इसके पास पैन नंबर होना जरूरी है, जिससे पैन नंबर होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। पैन पैन नंबर रिक्वायर्ड होगा ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है। अब मान लो इसने रिटर्न में डाल के भेज दिया पैन नंबर, नेम, सब, इनकम कितनी थी और उस पर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, उसने डिपॉजिट करा दिया। अब मेरे को अगर ये चीज चेक करनी हो, लेट्स से मिस्टर ए ने मेरा टैक्स डिडक्ट करा, अगर मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी होगी तो मुझे कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए मैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाऊंगी। उसके लिए मैं कहाँ जाऊंगी? अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करूंगी। लॉग इन करने के बाद में आई गेट दिस ऑप्शन ऑफ 26AS, एक फॉर्म नंबर है 20, एक फॉर्मेट है 26AS का, जिसके अंदर में सारी इंफॉर्मेशन होगी। और उस इंफॉर्मेशन में क्या होगा? उसमें डिडक्टर का नाम होगा, डिडक्टर नेम होगा, डिडक्टर का टैग नंबर होगा, उसमें ये बताएगा कितना अमाउंट मुझे उसने दिया है, अमाउंट क्रेडिटेड कितना है, और उसमें मेरा कितना टैक्स गया। तो आई कैन कंफर्म दिस थिंग कि जो भी मेरा टैक्स डिडक्ट करा था इस पर्सन ने जमा करा दिया है या नहीं करा दिया है। अगर स्टिल मेरे 26AS में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है और ये पर्सन कहता है जी मैंने तो ये डिडक्ट इसको टैक्स को जमा करा दिया आपके नाम पे, इन दैट केस एक तो सोर्स 26AS का जो हम अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिटर्न भरने के बाद आफ्टर जैसे ही रिटर्न प्रोसेस होती है तो इसमें मुझे क्या करना है, 16 और 16A फॉर्मेट, ये फॉर्म्स रहते हैं 16 जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, मेरा नाम, इस डिडक्टर का नाम, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म 16A में दी होगी। अब चलो यहाँ तक भी समझ लिया कि भाई टैक्स हमारी इनकम पे कटा, उसने रिटर्न के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी, मैं अपने पोर्टल पे जाके खुद भी साइन कर सकती हूँ, 26AS चेक कर सकती हूँ, अदरवाइज वो मुझे फॉर्म 16 और 16A दे देगा जो ट्रेसिस से डाउनलोड होता है और मेरा काम उससे हो जाएगा। अब ये मेरा जमा होने के बाद ये फॉर्म 16 या इस क्रेडिट का मुझे फर्क क्या मिलेगा, एडवांटेज मुझे क्या मिलने वाला है? इसका एडवांटेज तब होगा जब आप अपने रिटर्न फाइल करोगे, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे उसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में सारी इनकम लोगे, जो भी आपकी इनकम है, टीडीएस वाली जितनी इनकम है वो लोगे। इनकम लेने के बाद में आपने कोई डिडक्शन लेनी है, आप उस डिडक्शन को लोगे। डिडक्शन लेने के बाद हमारे पास नेट टोटल इनकम आएगी और उस टोटल इनकम के ऊपर आपने टैक्स स्लैब करके टैक्स कंप्यूट करना है। लेट्स से मेरा टैक्स लायबिलिटी आता है 15,000, फॉर द सेक मैंने भी राउंडिंग ऑफ में ले लिया। अब मुझे ये टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के लिए जो मेरा ये टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करा था इसे कहते हैं टीडीएस का क्रेडिट। वी आर गोइंग टू टेक द टीडीएस का क्रेडिट। यहाँ पर इस पर्सन ने मेरा 20,000 का लेट्स से टीडीएस डिडक्ट करा था, तो इन दैट केस तो मेरा रिफंड कितना बन जाएगा, 5,000 का रिफंड बन जाएगा। अगर उसने सिर्फ 10,000 का डिडक्ट करा था यानी 5,000 आई हैव टू पे नाउ, और मैं उसको पे कर दूंगी बाय सेल्फ असेसमेंट। टैक्स और एडवांस टैक्स, अगर मैंने 31 मार्च से पहले पहले जमा करा दिया तो उसे एडवांस टैक्स कहेंगे। 31 मार्च के बाद जिस टैक्स को जमा कराया यानी प्रीवियस ईयर के, जब प्रीवियस ईयर के अंदर ही हम टैक्स जमा कराते हैं उसे एडवांस टैक्स का नाम दिया जाता है। और प्रीवियस ईयर के बाद यानी असेसमेंट ईयर में जब टैक्स जमा कराते हैं या उसके बाद टैक्स जमा कराते हैं प्रीवियस ईयर के बाद में, वी आर गोइंग टू टर्मिनेट एट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये पूरा प्रोविजन किस तरीके से एक्ट करेगा। पर्पस गवर्नमेंट के पास में क्या पहुंचा, एक तो अर्ली टैक्स कलेक्शन हो गया, फर्स्ट थिंग इज अर्ली टैक्स कलेक्शन आ गया। सेकंड, इंफॉर्मेशन पहुंच गई इस पर्सन ने कितनी इनकम अर्न करी है। तो दीज आर द मेन टू थिंग्स जिस करके ये इफेक्टिव है स्कीम। तो गवर्नमेंट को ये दो एडवांटेज मेन रहे। यहाँ तक क्लियर? बैकग्राउंड ऑफ टीडीएस क्लियर है कि नहीं? बैकग्राउंड क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am.
चले नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि अब हमने जो सीखना है, अब जो हमने बातें सीखनी है दैट इज लाइक कि कितना किस मोमेंट पे टैक्स डिडक्ट करना है। अगर अब मैं आपको बनाऊं कि यू आर नाउ एक कंपनी के ओनर हो या एक एम्प्लॉयर हो या हम कहीं कंपनी रन कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपने कब किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट करना है और किस स्टेटस पे टैक्स डिडक्ट करना है, अब हमने वो सीखना है सब कुछ। और वो करने से पहले जस्ट कुछ टर्म्स है, हमें उन टर्म्स को डिस्कस करूंगी ताकि हम फिर गो थ्रू में लास्ट में फिर यही रह जाएगा किस पर्सन को देने, किस पर्सन का कितना रेट टैक्स डिडक्ट होना है, दैट्स इट। हमने यही चीजें सीखनी है इसमें आगे। तो अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में कुछ नई चीज आपको आएगी, एज सच नया कुछ नहीं होगा। इट वॉज अ स्ट्रेट वे प्रोविजन कि आपको इसमें याद रखना पड़ेगा सब कुछ कि किस आइटम पे कितना टैक्स रेट डिडक्ट होगा और कब डिडक्ट होगा। तो जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें जनरली एक तो हम डिस्कशन करेंगे डिडक्टर कौन है। डिडक्टर यानी जो पर्सन आपको इनकम दे रहा है। यहाँ डिडक्टर की इंफॉर्मेशन, डिडक्टी जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, किस मोमेंट ऑफ टाइम पे होगा। कई जगह आप देखो लिखा होगा पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट और क्रेडिट का मतलब अब इस तरीके से समझेंगे, लेट्स से मैंने कमीशन पे कर दी, कमीशन पे करी 15 अप्रैल 20 को, मेरे यहाँ से चेक चला गया 1,58,000 का। ठीक है, मैंने इस कमीशन को ड्यू करा, बुक्स में एंट्री कमीशन की लेट्स से एक तरह से एडवांस के तौर पे गया और मैंने अब इसको ड्यू करके इसकी एंट्री डाली 1,58,000 की। अब इस मोमेंट में देखो, दिस इज द एंट्री ऑफ पेमेंट, दिस इज द डेट क्रेडिटेड। अब ये क्रेडिटेड वर्ड क्यों लिखा जा रहा है, आपने क्या एंट्री पास करी, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, और आपने उस पार्टी का नाम क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर पार्टी का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसलिए टर्म यूज करी जाती है क्रेडिटेड। तो यहाँ बोला पेमेंट और क्रेडिटेड, इन दोनों में से कौन सी डेट अर्लियर है। डेट अर्लियर कौन सी आएगी, 15 अप्रैल। डेट अर्लियर कौन सी आएगी, 15 अप्रैल। यानी यू आर सपोज टू डिडक्ट टैक्स, आपको कौन सी डेट पे टैक्स पे करना था, 15 अप्रैल को ये टैक्स डिडक्ट करना था। इफ इट इज लेट्स से 1 मई है, 1 मई के केस में नाउ आपको टैक्स डिडक्ट कब करना था, टैक्स डिडक्ट वुड बी ऑन 30 अप्रैल। अब क्वेश्चन अराइजेस कि किसी भी दिन कर लो, फर्क क्या पड़ता है, पेमेंट पे भी कर लो क्रेडिट पे भी कर लो, इससे फर्क क्या पड़ता है, हमें ये चीज समझनी है। इससे फर्क ये पड़ता है डिपॉजिट, डिपॉजिट कौन सी डेट पे होगा। अगर सिनेरियो था आपके पास 15 अप्रैल वाला, तो जो हमारे पास जो डिपॉजिट करने का रूल यहाँ पर ये है कि अप्रैल टू फरवरी तक के जितने डिडक्शन होंगे उनको नेक्स्ट मंथ की 7th तक आपने डिपॉजिट करा देना है। लाइक इन केस में अप्रैल में अगर टैक्स डिडक्ट करती हूँ किसी का, तो बाय 7th में ही आई हैव टू डिपॉजिट दैट। यहाँ पर बाय 7 जून, यहाँ पर 7 जुलाई। तो इट वी आर गोइंग इन सच वे, तो नेक्स्ट तक 7th रहेगा। और इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के लिए वी आर हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 30 अप्रैल। मार्च वाले मंथ की जितनी की लास्ट मंथ है, फाइनेंशियल ईयर का एंड है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो हम बिल्कुल लास्ट में एक्सपेक्ट नहीं, कुछ एडजस्टमेंट होती है लास्ट में डलती है, उनके लिए वी आर हैविंग टाइम कब तक का, 30 अप्रैल का। यहाँ तक क्लियर। अब ये तो हुआ डिडक्शन से, हमने इसको डिपॉजिट इस तरीके से कराना है, इसलिए डेट ऑफ डिडक्शन मैटर्स। क्योंकि अगर आपने डिले करा डिपॉजिट कराने में, इफ यू मेक अ डिले इन डिपॉजिट,
तो उस केस में आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उस पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिट। और जो ये इंटरेस्ट है, इसकी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास सीएमए फाइनल में आए, जिसमें आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को सीखना है कि इंटरेस्ट डिपॉजिट पे डिडक्शन के डिले पे किस तरीके से डिडक्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको डिडक्टर डिडक्टिव बताया, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, person whose tax is going to be deducted। और यहाँ पर एक आपके पास इंफॉर्मेशन और आएगी, लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन। ये ऑप्शन है कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनको एक इंडिविजुअल रादर नहीं, पर्सन के ऊपर ये सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, अगर उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है और देयर वाज अ सिनेरियो कि उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और हर बार टैक्स डिडक्ट हो रहा है, एग्जम्पशन लिमिट जो उसकी 2.5 लाख की लिमिट है उससे कम की इनकम है, बट बार बार वो टैक्स डिडक्ट करी जा रहे हैं। और जब वो बार बार टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, जो बार बार टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसका वो हर साल क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं और क्या लेते हैं, रिफंड लेते हैं। रिटर्न फाइल करते हैं, रिफंड लेते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड लेते हैं। विद दिस ऑप्शन, कुछ ही सेक्शन के ऊपर है ये, सब सेक्शन के अंदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ सेक्शन के ऊपर है ये ऑप्शन। तो उसमें ये लिखा है कि भाई अगर आपको लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का अगर आप सर्टिफिकेट ले आते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर से, अगर आप असेसिंग ऑफिसर को, देयर वाज एन एप्लीकेशन जो आप फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करने पे क्या होगा, रेट आपका जो जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट से कम रेट भी वो आपको परमिट कर सकता है। और ये भी लिख के दे सकता है कि अप टू दिस लेवल तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट ना करा जाए। और जो ये सर्टिफिकेट होता है ये केस स्पेसिफिक होता है। सर्टिफिकेट क्या होगा, केस स्पेसिफिक होगा। इफ आई एम गेटिंग अ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम 10 पीपल्स, तो 10 लोगों के नाम होंगे, उन 10 लोगों के टैन नंबर लिखे होंगे, उसमें मेरा नाम होगा कि इतनी इनकम तक मैं अगर उनसे इनकम लेती हूँ, इंटरेस्ट इनकम ले रही हूँ इस अमाउंट तक की, अप टू दिस अमाउंट तक, तो उसमें मेरा कोई टैक्स डिडक्ट ना करा जाए। या अगर लोअर रेट की बात करेंगे 1% 2%, तो अकॉर्डिंगली वो 1% 2% का ही टैक्स डिडक्ट करें। बट अगर मेरे को उससे ज्यादा की इनकम मिलती है, लेट्स से मेरे सर्टिफिकेट में 1 लाख तक का अमाउंट डला हुआ है, बट इफ आई एम गेटिंग द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1,50,000, तो अप टू 1 लाख तो लोअर रेट डिडक्शन रहेगा और 50,000 के ऊपर हाई रेट ऑफ डिडक्शन होगा। तो दिस वे दिस सर्टिफिकेट्स विल वर्क। और ये आपको कई सेक्शन के नीचे देखने को मिलेगा जहां पर लिखा होगा कि भाई लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट इज परमिसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो दिस इज ये जनरल बैकग्राउंड। जो हम यहाँ पर एक लिमिट्स के ऊपर भी ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लिमिट्स के ऊपर भी ध्यान रखना है कि कितनी लिमिट्स तक टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, कितनी लिमिट तक टैक्स डिडक्ट नहीं करा जाएगा। कुछ लिमिट होंगी जिसपे लेट्स से कहीं पर कोई लिमिट नहीं होगी, वो बोलेंगे अगर आपने 1 रुपया भी दिया है तो आप टैक्स डिडक्ट करो। कई जगह होगा 5,000 की लिमिट, कई जगह होगी 15,000 की लिमिट, कहीं 2,000 की लिमिट, सो ऑन, इस तरीके से लिमिट रहेंगी। नेक्स्ट चीज एक और बताऊं, जो पेमेंट्स अगर आप कर रहे होगे रेसिडेंट को, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किनको, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, उस केस में सिर्फ वो रेट होगा 10% का, 15% का, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेट होगा, ठीक है। बट अगर आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, इन दैट केस जो भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी है उसमें उसमें आपको सरचार्ज और सेस रेट में ऐड करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज और सेस रेट में ऐड करना पड़ेगा। सेक्शन करना शुरू करते हैं। तो
दिस इज अ जनरल बैकग्राउंड, मैंने भी आपको एक बैकग्राउंड दिया है कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू वर्क आउट। अब जो मैं इसमें कैटेगराइजेशन करूंगी, मैंने ना कुछ कैटेगराइजेशन करा है जिसके बेसिस पे इन सेक्शन को डिवाइड कर रखा है। तो पहला कैटेगराइजेशन है कि एम्प्लॉयर से जो आपको इनकम मिल रही है, आपको इनकम मिल रही है किससे? एम्प्लॉयर से। तो उसमें दो सेक्शन फॉल करेंगे आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे। 192 सेक्शन 192 और दूसरा सेक्शन 192A। मैम स्क्रीन थोड़ा जूम कर लीजिए ना। श्योर, ज्यादा हो गया इसका फॉन्ट साइज, मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ। ये फॉन्ट साइज क्लियर है, मतलब विजिबिलिटी क्लियर है इसमें? तो इसमें हमने ये दो सेक्शन पढ़ने हैं जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की बात होगी। यहाँ पर सैलरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हम प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। अभी मैंने जिससे आपको सरचार्ज और सेस की बात करी थी, सैलरी वाले सेक्शन में वो सरचार्ज और सेस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। एक्चुअली क्या है, अभी तक जो बाकी सेक्शन है ना, उस पर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज दी होगी, बट सैलरी वाला पार्ट है जो सबसे पहला सेक्शन 192 है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रेट नहीं दिया हुआ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है, जो जनरली प्रैक्टिस चलती है, प्रैक्टिस में हम किस तरह से काम करते हैं कि एम्प्लॉयर क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही अपने एम्प्लॉय से एक डिस्क्लेमर लेता है। एम्प्लॉयर को ये पता है कि इनकी इतनी इनकम है, थ्रू आउट द ईयर ये पर एनम की जो इनकम रहेगी वो इनके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, कुछ नया तो है नहीं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जितनी इनकम बनती है वो रिकॉर्ड करते हैं अपने पास में, ये एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। रही बात डिडक्शन की, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है, डिडक्शन का। डिडक्शन के लिए देल आस्क दी, इसको पूछेंगे, एम्प्लॉय को पूछेंगे गिव दी डिटेल्स। वो एम्प्लॉयर से हम ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में सारा काम हो रहा है, यहाँ पर अब सारा काम एडवांस में हो रहा है, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर में काम हो रहा है। तो उससे डिटेल के तौर पे क्या लेंगे, एक डिक्लेरेशन फाइल कराई जाती है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना आपका एचआरए होगा, कितना आपका एटीसी का डिडक्शन है, पीएफ में कितना पैसा डालते हो, कि एलएसई है, कोई बच्चों की ट्यूशन फीस भेजते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ये रख लेता है अपने पास में। फिर टैक्स स्लैब अवेयर होते हैं कि टैक्सेशन किस रेट पे होना है, उन टैक्स स्लैब पे अप्लाई करके वो फुल टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं। कितना टैक्स कंप्यूट होगा टिल द लास्ट, सारा सेस वगैरह लगाने तक फुल टैक्स अमाउंट आएगा। ठीक है, अब जो पूरा टैक्स अमाउंट आएगा, अब ये जो पूरा फुल टैक्स अमाउंट आएगा, इसके ऊपर अब ये उसकी ऑप्शन है एम्प्लॉयर की, जो भी टैक्स अमाउंट है उसको या तो सीधा 12 से डिवाइड कर दे, सीधा क्या कर दे, 12 से डिवाइड कर दे, और पर एनम की, और क्या निकालेगा, सॉरी पर मंथ की डिडक्शन निकाल ले। क्या कर लेगा, पर मंथ की डिडक्शन निकाल लेगा, डिवाइड बाय 12। वन वे इज दिस। अब मान लो लेटर ऑन तुमको कि चलो ये तो अमाउंट निकाल लिया, पर मंथ का कितना अमाउंट आता है, और ये जो अमाउंट होगा दिस इज बेसिकली कि आपका जो डिडक्शन करेगा। वन वे तो ये है, सीधा 12 से डिवाइड करो, यू विल गेट द अमाउंट। अदरवाइज जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखते हैं जी फुल टैक्स अमाउंट लो, इसको डिवाइड कर दो टोटल इनकम से, बाय दिस you'll get the average rate of tax। वो ये लिखते हैं you'll get the average rate of tax। और नाउ आप क्या करो,
जो भी सैलरी लेके जा रहे हैं मंथली सैलरी पे ये एवरेज रेट लगा दो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाओ और यू विल गेट द डिडक्शन, कितना आपका मंथली डिडक्शन होना है। ठीक है, अब लेटर ऑन अगर किसी एम्प्लॉय का हो जाए इंक्रीमेंट, अगर उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, कुछ बोनस मिल जाए, तो इन दैट केस उसके बाद जैसे ही आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू इन्फॉर्मेशन बेस आप क्या कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन रिवाइज कर सकते हैं, अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आपका एग्जैक्ट वर्किंग होना चाहिए, एग्जैक्ट पर मंथ रिडक्शन होना चाहिए। किसी मंथ में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, एंड दिस इज परमिसिबल। और ये क्या होगा, परमिसिबल होगा, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे इनकम टैक्स का या टीडीएस का, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई आपने जितना बनता है उतना ही डिडक्ट करना है, अगर नहीं करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट एम्प्लॉय वाले केस में, सेक्शन 192 के केस में ऐसा कुछ भी फोर्सेबल मैटर नहीं है। ठीक है, एक चीज का ध्यान और रखेंगे, जब आप यहाँ इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो 80G की रिडक्शन नहीं देनी है आपने, इसकी रिडक्शन नहीं देनी, 80G की रिडक्शन नहीं देनी। ये 80G की रिडक्शन अगर उसने कहीं डोनेशन दी है, 80G रिडक्शन बेसिकली बोनस की होती है, अगर उसने कहीं डोनेशन दिया भी है, इसकी डिडक्शन वो क्लेम करेगा रिटर्न फाइल करके। बट बीइंग एन एम्प्लॉयर आप 80G की डिडक्शन अलाउ नहीं करोगे और उसका टैक्स कंप्यूट पूरा प्रॉपरली करोगे, और लेटर ऑन वो रिटर्न में क्लेम करके अपने इस टैक्स का क्या कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है। ये बातें क्लियर है यहाँ तक? अब जो एम्प्लॉई है, ये तो एक सैलरी की इनकम के ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर ऑलमोस्ट बर्डन है कि भाई आपने टैक्स डिडक्ट करना है। इफ एम्प्लॉय वांट्स टू गिव द अदर इनकम डिटेल एज वेल, कि उसकी कोई और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इफ ही वांट तो वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन दे सकता है और एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली उसका टैक्स डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है यहाँ पर, अब किसने टैक्स डिडक्ट करना है। अगर आप इसमें देखें, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होगी। अब जब पर्सन लिखते हैं, एक तो हो गया कई कंपनी, कभी इंडिविजुअल और एचएफ के लिए रूल अलग होंगे, बट ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें एनी पर्सन से स्टार्टिंग होती है। अगर आपने अपने मॉड्यूल का पेज नंबर 460 निकाला हुआ है, जस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड एनी पर्सन। एंड एनी पर्सन जैसे ही हम कहते हैं, दे आर 7 पीपल, उन 7 इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, उन सब ने टैक्स डिडक्ट करना है। पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताया गया है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टैक्स रेट कैसे निकलेगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स की यहाँ बात हो रही है, उस पीरियड के रेट्स को आप अप्लाई करते हुए निकाल लेंगे। ठीक, बाकी आपने परक्विजिट्स की कुछ वर्किंग सीखी हुई है अपने पास में, वो सैलरी के चैप्टर से जो पर्क्स अगर बनते हैं, उन पर्क्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा। अगर कोई पर्सन साइमल्टेनियसली 2-3 ओनर के 2-3 एम्प्लॉयमेंट में है, 2 एम्प्लॉयमेंट में है, इन दैट केस में दोनों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलग अलग भी काट सकते हैं। बट अगर ही वॉन्ट्स की एक ही पर्सन टैक्स डिडक्ट करे, तो अपने किसी भी चॉइस के एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि भाई मेरी ये एक्स्ट्रा इनकम और है दूसरे एम्प्लॉयर से, आप इसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट कर दो। तो दोनों जगह की जगह एक ही जगह पर टैक्स डिडक्शन भी वो करा सकता है। अगर वो एम्प्लॉयर बीच में छोड़ के चला जाता है, अगर वो एम्प्लॉय बीच में छोड़ के चला जाता है अपनी जॉब को, इन दैट केस जितना टीडीएस पिछले एम्प्लॉयर ने काटा है, उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली उसके 26 ईयर्स में आ जाएगी। फॉर्म 16A के बेस पे वो क्लेम कर सकता है। बट अगर पिछले वाले ने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं कराया, लेट्स से एम्प्लॉयर 1 ने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करा, एम्प्लॉयर 2 ने से जब इनकम लेने आए तो उसने टैक्स डिडक्ट नहीं करा, उससे लेट्स से इनकम इस तरीके से बनाते हैं, एम्प्लॉयर 1 से इसने इनकम विड्रॉ करी 2 लाख रुपीज की, टीडीएस की कोई लाइबिलिटी नहीं आई थी क्योंकि ये सारा एग्जाम लिमिट में ही था, एग्जाम लिमिट में होने के चक्कर में कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। एम्प्लॉयर 2 से इसने लेट से ली इनकम 250 की, एम्प्लॉयर 2 के लिए भी अभी तक कोई लाइबिलिटी नहीं है टैक्स डिडक्ट करने की।
तो इस केस में एम्प्लॉयर 1 भी नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर 2 भी नहीं कर रहा, तो कोई भी नॉन कंप्लायंस कंसीडर नहीं करी जाएगी। लेट्स से अभी एम्प्लॉयर 2 3 लाख की ले रहा है इनकम, तो ऐसे केस में इफ यू वांट पिछले एम्प्लॉयर की डिटेल भी अपने एम्प्लॉयर को दे सकता है, और टोटल इस 5 लाख के ऊपर वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है, अगर तो एम्प्लॉय डिटेल देता है। अगर एम्प्लॉय ने डिटेल नहीं दी तो एम्प्लॉयर 1 सिर्फ 3 लाख के ऊपर ही टैक्स डिडक्ट करेगा, 2 लाख के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये वाला पार्ट उसके लिए कंपल्सरी है। इन दी एंड जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉयर ने डिक्लेरेशन दी यहाँ पर बाय द ईयर एंड, जैसे ही ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में उससे एक्चुअल एविडेंसेस मांगे जाएंगे। एम्प्लॉयर अब क्या लेगा, एक्चुअल एविडेंस दो, और एक्चुअल एविडेंस के बेस पे अकॉर्डिंगली रिकम्प्यूट करेगा टैक्स लायबिलिटी। अकॉर्डिंगली क्या करेगा, रिकम्प्यूट करेगा टैक्स लायबिलिटी। अगर आपने अब पहले डिक्लेरेशन में ज्यादा अमाउंट ले लिया था कि जी हम 51-50 तक की रिडक्शन के लेंगे, अब कम करा है, तो अकॉर्डिंगली वो अब टैक्स अमाउंट को बढ़ाएगा और हायर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट कर लेगा। तो इसलिए मैं कहता अगर प्लस माइनस होता है दैट इज नॉट अ बिग केस, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक के सारे प्रोविजन क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे। नेक्स्ट जो इस पे इस बार के अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट वाले प्रोविजन पे आएंगे पॉइंट 7। आपने इसके ट्रीटमेंट को समझा होगा सैलरी के चैप्टर में भी, और जब मैंने कैपिटल गेन का टॉपिक कराया था वहां पर भी ये सब डिस्कस करे थे। देयर इज अ रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेशन दी है कि जो भी ईसॉप्स दिए जा रहे हैं, जो भी ईसॉप्स दिए जा रहे हैं, जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं, इस केस में जो हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं, उनको इनिशियली स्टार्टअप्स के केस में क्या होता है, अभी कोई प्रॉफिट जनरेटिंग यूनिट नहीं है, दे आर स्टार्टअप विद न्यू थिंग, तो ऐसे केस में उनको कहा जाता है ठीक है अभी हम आपको लोअर अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहे हैं बट फ्यूचर में आपको हम सैलरी इंक्रीज कर देंगे, बट फॉर द टाइम बिंग उनको क्या दे दिए जाते हैं, कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं, कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं। एंड इस ईसॉप का टैक्सेशन जनरली ऐसे होता है कि परक्विजिट माना जाता है इनकम के टाइम, सैलरी के हेड में, जब आप उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, और जब आप सेल आउट कर देते हैं उन स्टॉक्स को तो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तब यहाँ पर जो परक्विजिट के ऊपर टैक्स कंप्यूट करना है, पर्क्स के ऊपर जो टैक्स कंप्यूट करना है, ऐसे केस में लिमिट दे दी है, दे हैव गिवन द रिलैक्सेशन पीरियड, कि यहाँ पर जो भी पर्सन है पेमेंट करने के लिए उस इनकम की, being such perquisite deduct or pay as the case may be tax on such income within 14 days, 14 days, और आपको 3 टाइम के क्राइटेरिया दिए गए हैं, 3 टाइम के क्राइटेरिया दिए हैं, 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी जिस टाइम आपको इस दी है उसके 48 मंथ्स, यानी 2 years ऑलमोस्ट, नहीं 48 मंथ्स मीन्स 4 years आ जाएंगे, 4 years के एक्सपायर होने के 14 डेज के अंदर अंदर। दूसरा, अगर उसने सिक्योरिटीज सेल कर दी है, इस जिस दिन भी सेल कर दिया उस डेट को लोगे,
या जिस दिन वो पर्सन ने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है। इन तीनों इवेंट में से अगर कोई भी इवेंट पहले होता है तो अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करेंगे, जो भी ESOPs या आपको ट्रांसफर किए गए हैं या अलॉट किए गए हैं। इवन इन केस इफ यू आर हैविंग लॉसेस, अगर आपको लॉस है अंडर द हाउस प्रॉपर्टी का, तो ये हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की इंफॉर्मेशन भी आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, और एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट करने के बाद आपकी कंप्यूटेशन करेगा दोबारा से और टैक्स निकाल देगा। एक बार क्विकली ये प्रोविजन पढ़ ले, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपके पास में, क्विकली वाला प्रोविजन इलस्ट्रेशन पढ़ें। How this going to be work? यह स्क्रीन में मैंने क्वेश्चन शेयर करा है, इसका सॉल्यूशन फटाफट से गो थ्रू करें। प्रोविजन पढ़ लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट सेक्शन 192 है, 192 ए पे आते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछे।
सेक्शन 192 पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जो भी ट्रस्टी है या भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीएफ को मेंटेन कर रहे हैं, इफ दे आर गिविंग प्रोविडेंट फंड का अमाउंट टू इट्स एम्प्लॉयज, और अगर वो अमाउंट विड्रॉल टैक्सेबल है, अगर वो विड्रॉल टैक्सेबल है, ईपीएफ, यहाँ पर मैं स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ, बेटर तो यही है। तो इन दैट केस टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और टैक्स डिडक्ट करा जाएगा। आप लोगों ने सैलरी के चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि कब ईपीएफ के विड्रॉल के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, कब ईपीएफ का विड्रॉल एग्जाम्प्ट होगा। याद है किसी को कंडीशंस हो? दिस इज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, जस्ट गो थ्रू विद द एग्जम्पशन लिमिट। कब आपका पीएफ का विड्रॉल एग्जाम्प्ट होता है, कुछ एम्प्लॉयर से रिलेटेड कंडीशन है कि उसने काम बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस। सेकेंड पार्ट में आ जाता है कि अगर आपने इफ यू हैव कंप्लीटेड द सर्विस ऑफ 5 years देन यू कैन विड्रॉ सच अमाउंट, और आप शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनदर एम्प्लॉयर, और पीएफ का अमाउंट भी वन एम्प्लॉयर से अनदर एम्प्लॉयर में ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पर टैक्स रेट दे हैव गिवन ऑफ 10%, और आप देखेंगे इस पीरियड में ड्यू टू दिस कोरोना पीरियड दे हैव रिड्यूस द टैक्स रेट। इंस्टेड ऑफ 10% दे आर आस्किंग द पर्सन टू डिपॉजिट, मतलब बेसिकली क्या करा था, 2.5% पर्सन की रिडक्शन दी थी, और आप देंगे 1 रुपी में 0.5 इज नाउ एग्जाम था कि आपने 0.5 कम जमा कराओ, बट रेस्ट यू हैव टू डिपॉजिट। तो आप हर सेक्शन में देखेंगे यू विल फाइंड कि इस तरीके से आपको साइड पे लिखा होगा, डेट डाली होगी इस पीरियड में, और यहाँ पर रेट ऐसे रिड्यूस करके दिया होगा। फर्दर ये सर्टिफिकेट की एग्जाम्पशन के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके पास। फर्दर देयर आर फॉर्म 15G और 15H, जो आप जमा करा देंगे तो आपका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया था। तो जिनके पास पैन नंबर नहीं होता है दे नीड टू फाइल दिस 15G और 15H फॉर्म। नेक्स्ट इज योर टीडीएस ऑन डिविडेंड, कि अब जो डिविडेंड है, अब तो आपको पता है डिविडेंड टैक्सेबल है, इट इज नाउ टैक्सेबल, और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की बात आती है। तो ये टैक्स डिडक्ट किसने करना है? डोमेस्टिक कंपनी। सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी करेंगी, फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रोविजन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, किसको दे रहे हैं? रेसिडेंट शेयर होल्डर को। नॉन रेजिडेंट के लिए वाला सेक्शन नहीं है, यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी और रेसिडेंट शेयर होल्डर को दे रही है, तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। रेट वुड बी 10%, और इसमें कोई भी सरचार्ज सेस नहीं लगने वाला। अगेन 14 फॉर्म नंबर 13 में अप्लाई करके दे कैन गेट दिस लोअर रेट डिडक्शन और नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट। 15G फाइल करके दे कैन फर्निश और रिटर्न, इनका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा इस टाइम पे। आपका डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा अगर ये डिविडेंड पे कर रहे हैं आप इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। अगर आपका शेयर होल्डर है वो इंडिविजुअल है, इफ योर शेयर होल्डर इज बीइंग एन इंडिविजुअल, और उसको डिविडेंड पे करा गया है बाय एनी मोड अदर देन कैश, यानी अगर आपने कैश में डिविडेंड पे करा है तो इंडिविजुअली चाहे क्यों ना हो आपको टैक्स डिडक्ट करना है। और सेकेंड थिंग कि आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है 5,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 5,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और अगर बाय पेमेंट है एनी अदर मोड, तो यानी सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ए प्राइवेट लिमिटेड ने एक्स शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया 6,000 रुपीज का बाय ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करा है, क्या टैक्स डिडक्ट होगा? जी हाँ, टैक्स डिडक्ट होगा। अगर एक्स शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है 4,000 रुपीज का, क्या टैक्स डिडक्ट होगा? कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा इफ इट इज बीइंग बाय ई मोड। ठीक है, अगर आपने कैश में दिया है तो इन दैट केस टैक्स डिडक्ट आपका होगा। और जनरली कैश में डिविडेंड नहीं दिए जाते, आज की डेट में सब ई पेमेंट ही होता है, डिविडेंड का ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर टीडीएस ऑन सिक्योरिटी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज वाले के अलावा सिक्योरिटीज में आपके शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर शेयर्स पे तो ज्यादा नहीं होता है इंटरेस्ट, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनके इंटरेस्ट के ऊपर की बात की जा रही है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स हियर? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेक्शन 194A। अब इसके अंदर नई चीजें हैं, आपने चीज ध्यान से सुननी है। टैक्स डिडक्ट कौन करने वाला है?
यहाँ पर लिखा है पर्सन, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचएफ। तो उसके अलावा हमारे पास कौन से पर्सन बचे? 5 पर्सन बचे, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल एचएफ को इन्होंने निकाल दिया। इंडिविजुअल एचएफ के लिए रूल स्पेसिफिकली यहाँ दिया है, बाकी किसी सेक्शन में नहीं था अब तक के। अब जो सेक्शन है उसके अंदर में ये फॉल करा, जिसमें बोला है कि इंडिविजुअल और एचएफ अगर उनकी ग्रॉस रिसीट, सेल्स, टर्नओवर की हम बात करें, अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है इन द केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख इन द केस ऑफ प्रोफेशन, तो ये लिमिट आपने कहाँ पढ़ी होगी? पीजीपी के चैप्टर में पढ़ी है आपने, टीडीएस के अंदर, सॉरी टैक्स ऑडिट लिमिट। ये कौन सी लिमिट है? टैक्स ऑडिट की लिमिट है कि अगर इससे होगा तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अगर आप वो वाले इंडिविजुअल एचएफ हैं जिनकी ऑडिट होती है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप टैक्स डिडक्ट करेंगे। कब? अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किससे एक्सीडिंग? 5000 से एक्सीडिंग। अप टू 5000 देयर विल बी नो नीड टू डिडक्ट टैक्स, और 5000 से एक्सीड कर रहा है, 5000 से एक्सीड कर रहा है तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। इवन जो बैंक से इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए देयर इज अ लिमिट। फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेड और पेबल टू रेजिडेंट पर्सन। कब? अगर उनका पेमेंट इंटरेस्ट का एक्सीड करता है 40,000 से, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है। नॉर्मल के केस में 40,000, अदरवाइज 50,000 की लिमिट है। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस एज पर द नोटिफाइड स्कीम। तो किन के लिए? बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस के बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसमें लिमिट आपके पास कितनी है? 40,000 की। कितने की? 40,000 की। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की। अगर इससे एक्सीड कर रहा है देन यू नीड टू पे डिडक्ट द टैक्स एट द रेट 10%, और इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पे विच एवर इज अर्लियर। ठीक। फिर इसमें कुछ और एक्सेप्शनल आई। ऐसे तो इंटरेस्ट हम पार्टनरशिप में अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, क्या उस पर टैक्स डिडक्ट करना है? नहीं, उस पर आपने कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करना। अब जब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या हम बैंक का टैक्स डिडक्ट करें? नहीं, ऐसा भी हमने नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात ये, एक तरह से आप इसको मैं क्रक्स करूँ इतने सारे पॉइंट्स का, तो यहाँ पर देखने वाला आता है कि पार्टनरशिप में जो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनीज, इनसे आप टैक्स ले रहे हैं, इनको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो बहुत लोगों ने मिस्टेक करी थी जब ये टीडीएस के प्रोविजन आए थे, और काफी लोगों ने करी थी। एनबीएफसी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, तो जो ये एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज को बैंकिंग कंपनी नहीं माना जाता। इस तरह के किसी कॉर्पोरेशन में वो एक्ट नहीं आते, फॉल नहीं करते। तो ये कि अगर आपने किसी एनबीएफसी से, अगर आपने किसी एनबीएफसी से लोन पे पैसे लिए हैं, वो कई आपके व्हीकल को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक, ऑटो लोन्स देते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। बाकी रेस्ट आप एक बार इससे रीड आउट कर लेंगे। देयर आर सर्टेन छोटी छोटी एग्जाम्पशन है। ये मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स मिल रहे हैं, उस पर कोई डिले है, उस पर आपने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनीज है, फंड्स है, उनमें आपको इंटरेस्ट कोई भी पे नहीं करना है। वही फॉर्म 13 और 15G की बात यहाँ पर आती है। तो अगर मैं देखूँ सेकेंड कैटेगरी हमारी फॉल करती है। फर्स्ट कैटेगरी मैंने एम्प्लॉय के में 2 सेक्शन डाले थे। अब ये जो मैंने सेक्शन डिस्कस करे आपके साथ, ये इन्वेस्टमेंट के हो गए। जो एक अपने पास कैटेगरी बना ले इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के अंदर में 194, 194A और आपका ये सेक्शन 193 ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट डिडक्ट करने की बात करी जा रही है। द रूल इज कि अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 से एक्सीड कर रहा है देन यू आर सपोज टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। ठीक है,
इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ, देखिए यहाँ रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ को एक एग्जम्पशन मिली है कि अगर उन्होंने पैसा लगाया था किसमें, पब्लिक जिसमें सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, डिबेंचर्स में लिस्टेड है या अनलिस्टेड है हार्डली मैटर्स, इंटरेस्ट मिल रहा है बाय अकाउंट पे ही चेक और इंटरेस्ट का अमाउंट 5000 से एक्सीड नहीं कर रहा, इन दैट केस देयर विल बी नो नीड टू डिडक्ट टैक्स। ये कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एग्जाम्प्ट रहता है इंटरेस्ट, जो एग्जाम्प्ट वाला होता है उस पर टैक्स नहीं डिडक्ट करना है। तो 193, 194, 194 ए, दीज आर द 3 सेक्शन जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम के ऊपर बिलोंग करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में फॉल करेंगे। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी तक फिलहाल आप उसको अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हैं ना उसकी? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें एक बारी, तो मेरे को एक फीडबैक दे दे, तो अकॉर्डिंगली आई कैन मूव ऑन। सी आई एम, समझ नहीं आ रहा? नो मैम कह रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा रोहित पटवाल, या कोई कंफ्यूजन नहीं है? फाइन, ठीक है। तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब जो दो सेक्शन करेंगे 194 बी 194 बी बी, ये दो सेक्शन होंगे कैजुअल इनकम के। किसके? कैजुअल इनकम के दो सेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ देखें, लॉटरी, क्रॉस और पजल की बात हो रही है, दूसरे बीबी में हॉर्स रेसेस की विनिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 10,000 का, पहले वाले इंटरेस्ट वाले सेक्शन में देयर इज अ लिमिट ऑफ 5,000। यहाँ पर अमाउंट कितने का आ रहा है? 10,000 का आ रहा है। नीचे भी देखते हैं हम, हॉर्स रेस में भी अमाउंट कितने का है? 10,000 का है। टैक्स रेट दोनों के सेम है, अलग अलग नहीं है। किस मूवमेंट में टैक्स डिडक्ट होना है? पेमेंट के टाइम पे, ये भी पेमेंट कह रहे हैं और नीचे वाला भी पेमेंट कह रहा है। तो यहाँ देखिए, ओवरऑल वी आर हैविंग द सेम पार्ट, कोई वेरिएशन नहीं है अब तक। पहले बी आया था, उसके बाद बी करके सेक्शन आया था। तो यहाँ पर भी कैटेगरी है एनी पर्सन जहाँ आगे, यानी 7 पीपल्स की कैटेगरी है। तो जो इंडिविजुअल और एचएफ की कई सेक्शन में देखेंगे, यू विल गेट द पार्ट कि जिनका टैक्स ऑडिट होगा उन इंडिविजुअल एचएफ को ही टैक्स डिडक्ट करना है, अदरवाइज दूसरों को टैक्स डिडक्ट नहीं करना। बट यहाँ पर इंडिविजुअल एचएफ जो टैक्स ऑडिट में नहीं आते, इवन दे आर सपोज टू डिडक्ट टैक्स अगर वो ऐसी कुछ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी लॉटरी बिजनेस में इन्वॉल्व है। रेट इज 30%। रेसिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस आपको ऐड करना पड़ेगा। इवन आप गिफ्ट कैश में दे रहे, लॉटरी ये कैश में दे रहे हैं, विनिंग इन काइंड है, इवन दैट सपोज, तब भी आपका टैक्स डिडक्ट होना होगा। अगर लेट्स से आप गाड़ी दे रहे हैं किसी को विनिंग प्राइस में, तो उस गाड़ी का 30% वैल्यू या तो उनसे कैश में लेंगे या बैंक में फॉर्म में लेंगे, मनी फॉर्म में आप उनसे लेंगे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। ये नहीं है कि टायर निकाल के गाड़ी दे देंगे। तो यू हैव टू डू दैट थिंग। तो कई बार आपने सुना भी होगा, वो लोग कहते हैं कि भाई आपका इनाम निकला है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तभी हम आपको इनाम दे पाएंगे। कई जगह ऐसा सुनने को आता है। तो रीजन बिहाइंड इट है कि ये जो प्रोविजन है, इस करके टैक्स तो उनको देना ही पड़ेगा। आप लोगों के साथ मैंने एक पार्ट डिस्कस करा था अदर सोर्सेज के टॉपिक में, कि अगर किसी बच्चे ने पूछा था, आई थिंक में से, एक एजेंट है, उसके पास अनसोल्ड स्टॉक रह गया लॉटरी का, किसी एजेंट के पास में अनसोल्ड स्टॉक रह गया लॉटरी का, यस मैम। और उसमें से कोई लॉटरी का विनिंग प्राइस आ गया, उसमें से कोई लॉटरी का विनिंग प्राइस आ गया, तो उस इनकम को हम बिजनेस इनकम में फॉल करते हैं, वो कैजुअल इनकम नहीं होगी।
और जब वो कैजुअल इनकम नहीं होगी तो इस सेक्शन में उसका टैक्स भी डिडक्ट नहीं होगा। तो जस्ट बच्चों, आप जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें कहीं ना कहीं आपको दिए जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मैं सारे पॉइंट्स कवर अप कर चूँ, ऑल दो जितने मुझे रेलिवेंट लगे हो तो मैं करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, यू हैव टू रीड इट वंस। क्या होगा कि सारे प्रोविजन की मीनिंग ही चेंज होता है जब ऐसा कोई पॉइंट आता है। तो हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं, वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट चेंज। ये दोनों कैटेगरी, सेकंड थर्ड कैटेगरी 94B 94BB, दिस इज योर कैजुअल इनकम का टैक्स। अब इसके बाद मैं आपको कमीशन के सेक्शन कराऊंगी, और कमीशन में यू कम टू 194D। फर्स्ट सेक्शन आएगा 194D, सेकंड सेक्शन इज 194G, 194D, 194G, सॉरी 194G, और इसके बाद 194H। ये तीन सेक्शन है कमीशन के। ऑलमोस्ट एक फटाफट से गो थ्रू करो, तीनों में सेम बात होगी। 15,000 की लिमिट के बारे में डिस्कशन होगा, टैक्स रेट सेम होंगे। यहाँ देखें लिमिट 15,000 की है, टैक्स रेट 5% का है। यहाँ पर रेट 5% का है, अमाउंट 15,000 है। बट यहाँ पर एक रेट वेरिएशन आया। डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपका रेट है 10%, बाकी सबके लिए रेट है 5%। तो पहले यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी, जो किसी रेजिडेंट पर्सन को, इंश्योरेंस दे रही होगी, जो कमीशन दे रही होगी कि वो इंश्योरेंस बिजनेस लेकर आया है, रिन्यूअल के, कंटिन्यूएशन के, रिवाइवल के। अगर वो कमीशन का अमाउंट 15,000 से एक्सीड करता है, देन टैक्स डिडक्ट होगा। किस मोमेंट पे? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। 10 और 5%, 10% इज डोमेस्टिक, अदर के लिए 5%। 194G में लॉटरी टिकट की कमीशन पे जो स्टॉकिंग करते हैं, जो स्टॉक मेंटेन करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, परचेजर है और सेलिंग करते हैं, सत्य की परचेजिंग और सेलिंग ट्रेडर जो हो गए, उन सब के लिए 194G आएगा। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अब तक सेम दोनों में। 15,000 की लिमिट, 5% का रेट। यहाँ पर कैटेगराइजेशन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में हुआ है, जबकि ऊपर वाले केस में वहां सीधी बात उसने किसके लिए करी थी? रेजिडेंट के लिए। तो 194D किसके लिए? रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। जबकि 194E रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, 194G रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है। ये टीडीएस ऑन कमीशन, जो कि हम कहते हैं कि हमारा सामान किसने बिकवा दिया, इंसेंटिव दे रहे हैं इसको, एम्प्लॉयज की कमीशन इसमें फॉल नहीं करती। एम्प्लॉयज की कमीशन फॉल करेगी अंडर दैट सैलरी। यहाँ पर हम नॉर्मल बिजनेस की कमीशन की बात कर रहे हैं, सेल्स की कमीशन की बात कर रहे हैं, परचेज कमीशन की बात कर रहे हैं, उनमें आपको ये रिडक्शन मिलेगी। तो तीन सेक्शन हमने करे बच्चों, किसके? कमीशन के। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 194DA। जनरली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता है, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होती, कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती। बट देयर इज अ प्रोविजन, जहां पर आपका जो LIC का अमाउंट है, जो भी आपको रिवाइवल बेनिफिट मिल रहे होंगे, वो टैक्सेबल होंगे। और वो किस सिनेरियो में होते हैं? जहां पर आप प्रीमियम पे कर रहे होते हो 10%, 15% और 20% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा। इन दैट केस जो भी अमाउंट मिलता है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और जब वो टैक्सेबल होगा और वो अमाउंट अगर डिडक्ट, वो अमाउंट प्रीमियम का, सॉरी, जो इंश्योरेंस का अमाउंट 1 लाख से एक्सीड करेगा, इन दैट केस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। टैक्स कब डिडक्ट होगा? पेमेंट के टाइम पे, और 5% से टैक्स डिडक्ट किया जाए।
ये तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने पैसा लगाया, उससे बात हुई। फिर 194 ई और 194 एफ, जहां आप म्यूचुअल फंड या नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो ये LIC जो हम कहें ना, ये सारी 80 डी वाली, जिसके 80C में जिसमें हमें बेनिफिट मिलते हैं, 80 सेक्शन की डिडक्शन मिलती है, ये उनके टैक्स डिडक्शन के सेक्शन है जहाँ पर हम 80C के बेनिफिट ले रहे हों। LIC में हमने 80C का डिडक्शन का बेनिफिट लिया था, यहाँ 80CCA के अंदर बेनिफिट लिया है, यहाँ 80CCB के अंदर बेनिफिट लिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में टैक्स डिडक्ट होगा। 94 ई का कब होगा? जब आपकी इनकम 2500 से ज्यादा एक्सीड करेगी, पेमेंट के टाइम पे टैक्स डिडक्ट किया जाना है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए दो कैटेगरी है, और नॉन 94 एफ में वी आर हैविंग 20% का टैक्स रेट। अब देखो, अब इसमें आप कहोगे कि मैम ये एग्जम्पशन लिमिट बहुत ज्यादा होगी, टैक्स रेट ज्यादा हो गए। यहाँ पर ये याद रखना कि ये रेसिडेंट के लिए सेक्शन है या नॉन रेसिडेंट के सेक्शन है, इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी। इसका मेरे पास तो फिलहाल कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप इन सेक्शंस की ग्रुपिंग कर सकते हो अपने पास, कि कौन सा सेक्शन रेजिडेंट के लिए बोल रहा है, कौन सा सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए कलेक्टिवली बोलता है। तो यहाँ पर कुछ लास्ट में भी समरी आपके पास दी गई है ग्रुपिंग, कि कौन कौन से सेक्शन किस चीज के हैं, और ये पढ़ के ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इवन हम आज की डेट में प्रैक्टिस भी करते हैं, तब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं याद रख पाते, तो उनको हम पढ़ के रेफर कर लेते हैं कि हाँ ये। तो आपने क्या करना है, एक ओवर व्यू तो लेके रखना है हर सेक्शन का। तो आप यहाँ पर RR मार्क कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ रेसिडेंट है, या दोनों है तो वो कर सकते हैं। रेंट के अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है रेंट की। रेंट या आप करो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बना सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से इनकम या तो रेंटल इनकम होगी, या उसको बेच के कैपिटल गेन की इनकम होगी। तो इसके अंदर ये 3-4 सेक्शन इकट्ठे फॉल करेंगे टिल 194 IC। ये सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 2 सेक्शन है रेंट के, और 2 ही सेक्शन आपके पास में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएंगे। सबसे पहला आता है 194I, नॉर्मल रेंट का इनिशियल, आपके पास सबसे पुराना सेक्शन ये है 194I का, जिसमें बोला गया है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं किसी रेसिडेंट को, इंडिविजुअल और HOF नहीं है, वो इंडिविजुअल HOF वाले ने टैक्स कब डिडक्ट करना है, जब उनका टैक्स ऑडिट का लिमिट होगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और टैक्स कब डिडक्ट होगा? अगर आपका रेंट का अमाउंट 240 से एक्सीड करेगा। अगर 240 से एक्सीड नहीं कर रहा, देयर इज नो नीड ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। रेंट के केस में आपके पास नाम क्या क्या आ जाएंगे? रेंट किन किन चीज का हो सकता है? लैंड का, बिल्डिंग का, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग, लैंड अपॉर्टेड देयर टू, इक्विपमेंट, चाहे उनके ओन्ड हो या ना हो। इवन सबलेट के केस में भी आप टैक्स डिडक्ट करेंगे। रेट हमारे पास दो अलग अलग है, बिल्डिंग वगैरह के लिए 10% है, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट के लिए वी आर हैविंग रेट ऑफ 2%। तो फर्दर एक गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज को आप हर जगह से देखेंगे टैक्स डिडक्शन की एग्जम्पशन मिली हुई है, वही 50G में अप्लाई करके आप टैक्स डिडक्ट नहीं करवा सकते, और फॉर्म 13 में अप्लाई करके लोअर और नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन। दूसरा रेंट का हम पहले डिस्कस करते हैं, दोनों रेंट 194I और 194IB। अभी 194I ने उन लोगों को तो छोड़ दिया था जिन इंडिविजुअल HF का टैक्स ऑडिट नहीं था, बट ये 194IB उन इंडिविजुअल और HF को पकड़ने आया है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है। जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, स्टिल वो हर महीने रेंट पे कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा का। हर महीने वो रेंट पे कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा का, यानी जिनके पास है तो बड़े बड़े शोरूम बट टैक्स ऑडिट नहीं है। तो एक तरह से इन्होंने तरीका निकाला कि जो लोग अपनी इनकम की चोरी कर रहे हैं, अपनी टर्नओवर उतनी नहीं दिखा रही, और 50,000 से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, उन लोगों को था कि आपने टैक्स डिडक्ट करना है। उन किन को पकड़ना चाहे? उन इंडिविजुअल HF को जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं है और वो 194I में पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि भाई अब आप टैक्स डिडक्ट करोगे अगर आप मंथली रेंट पे कर रहे हो 50,000 से ज्यादा का। रेंट के दो सेक्शन हुए। अब आता है प्रॉपर्टी बेचने के।
अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, 194 आई आया था प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी बेची है 50 लाख से ज्यादा में, और आपने टैक्स पे करना है, उसमें आपका जो पर्सन, जो यहाँ पर आप टैक्स कौन डिडक्ट करेगा? बायर। कौन डिडक्ट करेगा? बायर, क्योंकि इनकम किसकी है? सेलर की है। तो बायर अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो खरीदते टाइम जो पेमेंट करेगा, पेमेंट करते टाइम वो टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। और इसके लिए एक स्पेसिफिक चालान आता है। इस पर्सन के पास जरूरी नहीं है टैन नंबर हो, एक पूरा एक पेज का फॉर्म होता है जिसमें हम बायर की डिटेल डालते हैं, सेलर की डिटेल डालते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है उसकी डिटेल डाली जाती है, कितना अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है वो डाला जाता है, और अकॉर्डिंगली 1% टैक्स डिडक्ट हो जाता है, उसमें कैलकुलेट हो जाता है। और उस 1% के ऊपर हम क्या करते हैं? डिपॉजिट करा के डायरेक्ट साइन, सेम पेज पे ऑनलाइन चलता रहता है सारा काम। ऑनलाइन आप क्या करेंगे? बैंक से अपनी पेमेंट कर देंगे टैक्स की, और वही जो एक पेज आपने बनाया है वही सेलर के लिए प्रूफ हो जाएगा कि उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो इसके लिए कोई अलग से रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन, एक पेज के फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है गवर्नमेंट के पास में। और यहाँ पर लिखा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इसमें कवर अप नहीं करना है, इसके अंदर स्पेसिफिकली करते हैं अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है, और जब वो कैपिटल एसेट नहीं होती है तो उसके कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स करना भी कोई सेंस नहीं है। देन आपके पास आता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमने कैपिटल गेन में भी करा था, जहां पर उस पर्सन ने आपकी पूरी बिल्डिंग ले ली है, आपको उसके बदले में 2 फ्लोर दे दिए हैं और 1 फ्लोर उसने अपने पास रख लिया है। इवन इन दैट सिनेरियो भी टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेक्शन है। एक और सेक्शन ऐड करेंगे अपने पास में, 194 LA। 194 LA ये भी एक सेक्शन था, कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो गवर्नमेंट से आपको कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम पे, जो गवर्नमेंट से आपको कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम पे पैसा मिलता है, इवन उस कंपल्सरी एक्विजिशन पे भी टैक्स डिडक्ट करा जाएगा 10% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टीडीएस कब तक नहीं होगा? इट डज नॉट एक्सीड 2,50,000। 2,50,000 से ज्यादा का कंपनसेशन मिलेगा, इन दैट केस टैक्स डिडक्ट करा जाएगा, अदरवाइज कोई टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट ऐड ऑन दिस 194 LA एज वेल, कि गवर्नमेंट ने अगर कंपल्सरी एक्विजिशन करा है, इवन इन दैट केस आपका टैक्स डिडक्ट करा जाएगा, अगर आपको 2,50,000 से ज्यादा का अमाउंट मिल रहा होगा एज एन कंपनसेशन। और इसमें दोनों कंपनसेशन इंक्लूडेड है, ओरिजिनल कंपनसेशन और द एनहांस कंपनसेशन। इसमें मैं कुछ सेक्शन आपको मार्क कराऊंगी जो आपने खुद ने पढ़ने हैं। नेक्स्ट करेंगे हम सेक्शन 194J। वन 194J करेंगे प्रोफेशनल सर्विसेज का। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194J। यहाँ बात हो रही है कि अगर आप प्रोफेशनल, सिर्फ पहले क्या था इसमें प्रोफेशनल और टैक्सेशन टेक्निकल सर्विसेज थी, बट लेटर ऑन इसके अंदर और सर्विसेज भी इंक्लूड करेगी, जैसे कि रॉयल्टी। और अगर आपको पीजीपी में सेक्शन पढ़ा होगा, ये सेक्शन 28(5)A। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 28(5)A। ये सेक्शन 28(5)A अगर किसी बच्चे को याद है, नहीं है तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जब आपका बिजनेस नॉन कम्पीट फी, दिस इज सेक्शन ऑफ नॉन कम्पीट फी। अगर आप किसी को नॉन कम्पीट फी पे कर रहे हो
तो आपने टैक्स डिडक्ट करना है उसके ऊपर, प्रोवाइडेड इन सम से वो एक्सीड करे। बट डायरेक्टर फी इज द अमाउंट जहां पर कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। डायरेक्टर फी इज द अमाउंट जहां पर कोई भी टैक्स डिडक्ट टैक्स नहीं, अगर कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। अगर आप 1000 रुपी की भी डायरेक्टर फी पे कर रहे हैं, अगर आप 1000 रुपीज की भी डायरेक्टर फी पे कर रहे हैं, इवन इन दैट केस आपने क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करना है। टैक्स डिडक्ट करने के रेट्स देखेंगे यहाँ पर। वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 2 रेट्स है। अगर कॉल सेंटर के हिसाब में आप पेमेंट कर रहे हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, रॉयल्टी, इन तीनों के लिए यू आर हैविंग 2% का रेट। बाकी रेस्ट जो भी है डायरेक्टर फी वगैरह है, उनके लिए रेट क्या है, 10% का। और ये पर ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, इवन पर ट्रांजेक्शन के साथ साथ में क्या, अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करके भी आपका 30,000 से एक्सीड कर रहा है, तो इन दैट केस आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा ऑन द लास्ट बिल पेमेंट। वन 94 के आप खुद करेंगे। 194 LBB ये भी आपने करना है। ये नॉन रेजिडेंट के सेक्शन जो इंटरेस्ट वाले हैं, यू जस्ट कैन कैटेगराइज देम कि इंटरेस्ट के अंदर हमारी इनकम कौन कौन सी है। नाउ मैं आपको नेक्स्ट लेके जा रही हूँ सेक्शन 194M, और जो 194M है और 194C, 194M, 194C या 194D, यहाँ पर कुछ सेक्शन है जिसके अंदर में ऑल्दो 194J, 3 सेक्शन ये रहेंगे, ये उनके साथ आप एड ऑन कर सकते हैं 194M। H हमने कमीशन का करा था, 194J हमने प्रोफेशनल सर्विसेज का करा था। यहाँ पर हम उन इंडिविजुअल HF को फॉल कर रहे हैं जो टैक्स ऑडिट में नहीं है, बट स्टिल अगर वो अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर वो अमाउंट पे कर रहे हैं किसी भी तरीके के लेबर वर्क का या कमीशन का या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं, किसको, किसी रेजिडेंट पर्सन को 50 लाख से एक्सीडिंग, 50 लाख से एक्सीडिंग, इन दैट केस टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा 5% का। और यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टैन नंबर लेने की, जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टी वाले केस में पढ़ा, सेक्शन 194 IA में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पर भी हिट करेगी। 194N 194 बेसिकली क्या है कि अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक आपको आप ही के अकाउंट से जो कैश निकल रहा है उसको देते टाइम आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। कब डिडक्ट करेगा, कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करा है, इन दैट केस। अब आप देखेंगे 20 लाख वाली लिमिट क्या लिखी हुई है यहाँ पर। 20 लाख बेसिकली ये लिमिट उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है। जिन पर्सन ने अपनी पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है, उनके लिए लिमिट होगी 20 लाख की, और जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ की। तो अगर 1 करोड़ से एक्सेस पे उन्होंने विड्रॉ करा, तो 1 लाख जो एक्सेस पार्ट है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। जस्ट कीप इन दिस माइंड कि जब 1 करोड़ से ज्यादा है तभी टैक्स डिडक्ट करा जाएगा, अदरवाइज टैक्स डिडक्ट नहीं करा जाएगा। तो अगर 1 करोड़ 10 लाख होता है तो हमने 10 लाख पे टैक्स डिडक्ट करना है। बल्कि जितने भी अब तक TDS के प्रोविजन होते थे, अगर जिससे 30,000 की लिमिट है तो आप 35,000 का अगर एक्सपेंस हो जाता तो पूरे 35,000 पे टैक्स डिडक्ट होता था। बट इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो ओवर एंड एक्सेस है, जो ओवर एंड एक्सेस है 1 करोड़ से ऊपर, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए दिस वाज सेक्शन 194O, कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी जो 1% का टैक्स डिडक्ट करा जाएगा ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल्स कर रहे हैं अपनी, तो उन केसेस में क्या है, जो उनके पैसे हैं उनकी पेमेंट सारी ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जाती है और वो इन लोगों को फाइनल पैसे देता है। और उसमें देयर वाज अ थिंग कि अगर इनकी अमाउंट सेल और सर्विस एक्सीड करती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो 1% का टैक्स डिडक्ट करा जाएगा। अगर पैन नंबर नहीं दिया तो TDS का रेट वुड बी 5%, एंड द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सर्विस वुड बी 5 लाख। नॉन रेजिडेंट वाला ये अपने आप पढ़ेंगे, इंटरेस्ट वाला आप, क्योंकि देयर इज नो सच हैवी प्रोविजन।
वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगी उसकी। एक 194C मेरा बीच में रह गया है, मैं 194C एक आपको और बता दूं। 194C और 194J, इन सेक्शंस का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये आपके मेन एक्सपेंसेस मतलब मैक्सिमम एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। 194C और 194J। 194C में बेसिकली क्या कहा जाता है, रेसिडेंट के लिए अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हैं, दो लिमिट्स है यहाँ पर, 30,000 और 1 लाख। एग्रीगेट में 1 लाख और इंडिविजुअल बिल ऑफ 30,000। अगर आपका एक बिल 35,000 का है तो टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक। अगर एक बिल 20,000 का है, सेकंड बिल 30,000 का है और थर्ड बिल सॉरी सेकंड बिल 25,000 का है, तो टोटल कितना हुआ 45,000 का है, तो इसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। जब ये सारे बिल्स का टोटल 1 लाख को एक्सीड करेगा तभी आपका टैक्स डिडक्ट करना बनेगा। इंडिविजुअल और एचएफ के लिए 1% का रेट है, अदर पेइज के लिए 2% का रेट हमारे पास में रहेगा। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड है। और वर्क मतलब यहाँ पर काम, एडवर्टाइजमेंट का, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, पैसेंजर, केटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ गुड्स एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द असेसी। बट हाँ, अगर जहाँ पर आप अपना कपड़ा दे रहे हो या अपना सामान दे रहे हो और उससे फिर अकॉर्डिंगली काम करा रहे हो तो वो इस पर्टिकुलर पार्ट में फॉल नहीं करेगा। अगर मान लो एक बिल के अंदर में मैंने किसी से बिल बुक प्रिंट कराई, बिल बुक प्रिंट कराते टाइम पे उसने मुझे पेपर का रेट अलग लिया, प्रिंटिंग चार्जेस बिल में अलग से मेंशन करे हैं, तो मेरा फोकस होगा प्रिंटिंग चार्जेस के ऊपर कि प्रिंटिंग चार्जेस 30,000 से एक्सीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसने दोनों का, मैंने बिल बुक प्रिंट कराई और उसने क्यूमुलेटिव बिल बना दिया 45,000 का, तो इस केस में मैं टैक्स डिडक्ट करूंगी। अगर उसने बिल ऐसा बनाया जिसमें मटेरियल के उसने लगाए अराउंड 28,000 मटेरियल के लगाए, 9,000 उसने लगा दिए हैं प्रिंटिंग चार्जेस के, तो इस केस में जो प्रिंटिंग यानी वर्क के जो पैसे हैं वो 9,000 है, तो कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो जस्ट कीप इन दिस माइंड, पेपर में इसका क्वेश्चन बनता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप जितने भी क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उनसे आपको प्रोविजन फिर एक बार को याद हो जाएगा। एक सिंपल रीडिंग से क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ जी हमें आ गया, याद हो गया, इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। अगर हम एक एक सेक्शन को कलेक्ट आराम से देखें, इंडिविजुअली देखें, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कोई बड़ी चीज हम सीख रहे हैं। बट जहां आपके सामने केस आ जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बताओ टैक्स डिडक्ट होना चाहिए कि नहीं, वहां पर माइंड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए, इसकी एप्लीकेशन सीखने के लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, दूसरी बुक्स को रेफर करो और उसमें से क्वेश्चन निकाल निकाल के करो। अभी मैं अभी बीच में अभी आपको मेरे पास अभी टाइम बचेगा, मैं सैंपल क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने ऑल तो आपको सारी चीजें बता दी थी इसमें, बस मुझे ये बताना है रिटर्न का आपने कब तक पढ़ने। टीडीएस की रिटर्न मैंने डिस्कस नहीं करी थी, मैंने टैक्स डिपॉजिट की रेट्स आपसे डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये इन एनी अदर केस वाले को मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ में। गवर्नमेंट अगर किसी का टैक्स डिडक्ट करती है उनके लिए सेपरेट रेट्स है, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान और विद द प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान। जब विदाउट प्रोडक्शन है तो सेम डे, अदरवाइज जो हमने 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ करा है वही क्राइटेरिया चलेगा। असेसिंग ऑफिसर जहां क्वार्टरली पेमेंट के लिए परमिशन दे सकता है वो है सेक्शन 192। 192 किसका था, सैलरी का। 194A इंटरेस्ट का सेक्शन था, 194D कमीशन का था, 194H कमीशन का था। तो ये जो सेक्शन है, इन पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको अलाउंस मिल सकती है क्वार्टरली पेमेंट के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपको क्वार्टरली डिटेल्स दे रखी है इन्होंने। 16 मैंने ये दोनों डिस्कस कर लिए थे आपके साथ में। मुझे इनकी फॉर्म डिस्कस करने थे, फॉर्म नंबर ध्यान रखिएगा। तो 24Q सैलरी के लिए होता है, 26Q अदर देन सैलरी के लिए होगा, 27Q नॉन रेजिडेंट के लिए होगा। तो 24, 26, 27 सबके पीछे क्यू 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 ही है। 24 सैलरी, 26 अदर केसेस जिसमें सारे सेक्शन फॉल करेंगे अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। 194 से लेके जो भी आपके सेक्शन अब तक हमने डिस्कस करे वो सारे आएंगे। नॉन रेजिडेंट वाले सेक्शन 27Q में आएंगे। रिटर्न आपकी क्वार्टरली ही जाती है, टैक्स मंथली जमा होता है, रिटर्न क्वार्टरली जाती है।
फर्स्ट क्वार्टर की 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, अकॉर्डिंगली क्वार्टर के बाद 1 मंथ का टाइम है। मार्च वाले के लिए हम अप्रैल तक टैक्स जमा कराते हैं, तो आगे मई तक यू हैव टू फाइल दी रिटर्न। जो टैक्स की है, टैक्स की ई पेमेंट ही होती है। हम कैश पेमेंट तो आप बहुत ही रेयर केस में आई थिंक अब तो अलाउ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज मैंडेटरी नाउ डेज। अदरवाइज बैंक के अंदर काउंटर्स होते हैं, बैंक में जाके काउंटर्स में जमा करा सकते हैं आप टैक्स के अमाउंट को। ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो टैक्स डिडक्ट होना है, अगर आपका बिल है, बिल के अंदर जीएसटी लगा हुआ है या कोई और टैक्स लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में वी हैव टू इंक्लूड द टैक्स अमाउंट। वो टैक्स का अमाउंट एक्सक्लूड करके हम रिडक्शन करेंगे। लेट्स से अगर बिल बन रहा है 30,000 1100 का, इसके अंदर में 3000 का आपका टैक्स का अमाउंट है, तो नाउ बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 समथिंग, 26 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो इन दैट केस 30,000 से कम हो गया तो कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। तो कीप इन योर माइंड, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी लगा हुआ है तो आप बताओ किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट करोगे। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सेम लाइन पे है, टीसीएस सेम लाइन पे है। यहाँ पर अब आपने कलेक्ट करना है, पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि भैया तुम मुझे पेमेंट कर रहे हो तो साथ के साथ मुझे टैक्स भी दे दो। इसका मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एक जिस तरह हम रद्दी वाले को, हम कबाड़ी वाले को कबाड़ बेचते हैं, वो हमें पैसे दे के आता है, कबाड़ ले आता है। तो अब हम कबाड़ी वाले को कह रहे हैं कि तूने कबाड़ के पैसे तो दिए, इसके ऊपर 1% टैक्स और दे, हम तेरे नाम से गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। जैसे टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा, ऐसे ही टीसीएस का भी क्रेडिट मिलेगा। तो यार किन मूवमेंट पे टीसीएस होगा, यहाँ पर जो टीसीएस की बात हो रही है, अगर आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, बीइंग एन सेलर, आपने टैक्स कलेक्ट करना है कि आप बायर आपसे सामान खरीद के जाएगा, आपको पैसे देगा, आपने उसके भी पैसे ले लेने हैं, टैक्स के भी। और जो ये पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइंस और क्वेरी, इनकी लाइसेंसिंग फी है, लीज आप दे रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट करना है। यहाँ पर हम कहते हैं जो गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर है, इवन यू आर सेलिंग दी कार्स, तो आपने टैक्स कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में नहीं आ रहा मेरे पास। दीज आर द रेट और दीज आर द स्पेसिफाइड गुड्स। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सारी आइटम्स क्लियर हो जाएंगी। अल्कोहलिक लिकर, तेंदू लीव्स, timber obtaining by forest lease other than forest lease, any other forest produce, scrap, specified minerals और motor car value exceeding 10 lakh rupees, पार्किंग लॉट, प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो इनके लाइसेंस मिलते हैं उनके ऊपर। इफ द अमाउंट being remitted out of loan obtained from the financial institution, 80 में हाउसिंग लोन की बात होती है, इन एनी अदर केस। और इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 4, दिस इज योर टिम्बर। पॉइंट नंबर 3, टिम्बर अंडर फॉरेस्ट लीज। तो ये आपके दो नए प्रोविजंस हैं, ये वाला पार्ट, ये नए डाले गए हैं आपके लिए इस बार के। तो इवन स्क्रैप है, अगर आप स्क्रैप किसी को बेच रहे हो, अगर वो स्क्रैप का यूज करता है, अगर वो पर्सन उस स्क्रैप का यूज करता है अपने किसी बिजनेस पे, अगर वो स्क्रैप का यूज कर रहा है अपने किसी बिजनेस पे, तो टीसीएस जरूरी नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन लेना है, काम खत्म हो जाएगा। बट अगर उस स्क्रैप को फिर फर्दर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, अपने बिजनेस में नहीं ले रहा, तो आपने टीसीएस टैक्स कलेक्ट करना है इस केस में। अगर ये कोई पर्सन पैन नंबर नहीं देता, इवन डिडक्टर भी, डिडक्ट जो टीडीएस वाले पार्ट में अगर कोई पैन नंबर नहीं दे रहा है, तो इस केस में आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा 20% के हिसाब से। हाई रेट जो रहता है 20% हो जाता है। यहाँ पर जो हाई रेट हो जाएगा वुड भी, अगर कोई आपको पैन नंबर नहीं दे रहा, तो ट्वाइस द रेट, जिस तरह 1% यहाँ रेट दे रखा है, 2% रेट दे रखा है, अकॉर्डिंगली उसका ट्वाइस रेट कर देना है। और 5%, दोनों में से जोन सा हायर होगा उसका टैक्स कलेक्ट कर लेंगे।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। गिव मी 2 मिनट्स बच्चों, मैं निकाल लूं क्वेश्चन। आप जरा क्वेश्चन सुनेंगे और मुझे क्लास रिप्लाई करेगी। मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपने रिप्लाई करना है और अकॉर्डिंगली मुझे बताना है टेक्स्ट डिडक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चैट में क्या आया है मेरे पास? क्वेश्चन इज लाइक दिस, a TV channel a TV channel pays 11 lakh on 1st July 20 as a prize money to the winner of a quiz program who will be a millionaire। तो आपने ये बताना है कि क्या टैक्स डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माय क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। A TV channel pays 11 lakh on 1st July as a prize money to the winner of a quiz program who will be a millionaire। क्या टैक्स डिडक्ट होना चाहिए या नहीं? यस, टैक्स डिडक्ट होगा। एक ही बच्चे का रिप्लाई आया, बाकी सबका नहीं आया। करेक्ट होगा, एज ये कैजुअल इनकम में आएगा, 194B के अंदर फॉल करेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, a television company pays 50,000 to a cameraman for shooting of documentary film। A television company pays 50,000 to a cameraman for shooting up of a documentary film। इसमें भी टैक्स डिडक्ट होगा। बीइंग इन सेक्शन 194J, टेलीविजन कंपनी जो प्रोफेशनल सर्विसेज उसने दी हैं उस पर टैक्स डिडक्ट करेगी एट द रेट 10%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया pays 50,000 per month as a rent to the central government for a building in which one of its branches is situated। साक्षी, नो क्यों होगा ये? सी, इसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा एज साक्षी से, बट आप जनरल रूल देखेंगे कि जब भी हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे होंगे इस केस में हमेशा उनको रिलैक्सेशन मिली हुई है कि आपको टैक्स नहीं डिडक्ट करना है। नेक्स्ट एक बताएं मुझे जरा आंसर। एन इंडियन कंपनी pays dividend on preference shares to a preference shareholder of the amount of rupees 10,000। An Indian company pays dividend on preference shares to a shareholder of the amount of 10,000। साक्षी के अलावा किसी और बच्चे को समझ नहीं आया जो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा?
यस, इसमें डिडक्ट होगा कि डिविडेंड वाला सेक्शन हमने पढ़ा है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। द कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट with our consultants for providing engineering services to the company for total consideration of 10,000 per month. The company enter into an agreement with the our consultant for providing engineering services 10,000 per month का total consideration उनका decide हुआ है। Our consultant is asking to deduct tax at the rate 2%, but accountant कह रहा है टैक्स डिडक्ट होना चाहिए 10% का। तो यानी कंसल्टेंट कंपनी कह रही है कि मेरा 194C में टैक्स डिडक्ट करो, बट अकाउंटेंट कह रहा है प्रोफेशनल के अंदर हम टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? क्या कंसल्टेंट ठीक है या अकाउंटेंट करेक्ट कह रहा है? सी, अकाउंटेंट इज करेक्ट एज वो क्या दे रहे हैं यहाँ पर, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अकाउंटेंट का से करेक्ट है, 10% का डिडक्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अपने पास प्रैक्टिस करने हैं। तो ये मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे थे। नेक्स्ट, आई एम स्टिल हैविंग 20 मिनट्स विद मी, और इस 20 मिनट्स में हम फटाफट से ये एडवांस टेक्स्ट का पार्ट कर लेंगे। इट इज वेरी क्वाइट इजी, बहुत इजी पार्ट में से है, और आपके टैक्सेशन वाले पार्ट का सेकंड वाले पार्ट लास्ट का पार्ट में रह जाएगा। फिर मैं कल की क्लास में आई कैन स्टार्ट डिडक्शन का टॉपिक। फिर एडवांस टैक्स करेंगे बच्चों जरा जल्दी से। यहाँ पर अब टीडीएस की बात है, एडवांस टैक्स किसको जमा कराना है? एडवांस टैक्स उस पर्सन को जमा कराना है। यहाँ इसका एडवांस टैक्स का प्रोसेस क्या रहता है कि आप अपनी इनकम को ईयर ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर में एस्टिमेट करो कि आपकी कितनी इनकम बनेगी। स्लैब रेट आपके पास में है, उस स्लैब रेट के ऊपर टैक्स कंप्यूट कर लो। टैक्स कंप्यूट करने के बाद में आपने लायबिलिटी देखनी है आपकी टैक्स के कितनी बनती है। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की है, इन दैट केस आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, आपको सॉरी एडवांस में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इकट्ठा एडवांस टैक्स नहीं जमा कराना, इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, एक्सेप्शन यहाँ पर क्या निकल के आती है? अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे केस में आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। पर कंडीशन ये है कि आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। इफ बीइंग अ सीनियर सिटीजन, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, तो इसका मतलब यू आर मेंटेनिंग योर बिजनेस, यू आर रनिंग योर बिजनेस, यू आर कंपैटिबल या पेबल के फॉर द पेमेंट ऑफ दिस एडवांस टैक्स। तो ये एडवांस टैक्स एक तरह से रिलैक्सेशन थी उन लोगों के लिए, उन सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, कुछ पेंशन की इनकम आ रही है या इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, कि उस पर टैक्स डिडक्ट किया जाए। ठीक है। मैंने अभी आपको जैसे अभी टीडीएस वाले पार्ट में भी समझा रही थी कि अगर हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का, तो ऐसे केस में इस पीरियड में जितना भी मैंने टैक्स जमा कराया, दैट विल बी टर्म्ड एज एडवांस टैक्स। और आफ्टर 31 मार्च 21 के बाद जो मैं टैक्स जमा कराऊंगी, दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कैसी है? 4 इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टर वाइज है, अप्रैल मई जून। पहला क्वार्टर जून में एंड हुआ 15 तारीख, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च 15 मार्च। तो ऐसी 15%, 45%, 75%, 100%, सब में देखेंगे 30-30 का गैप है, लास्ट में 100 कर दिया है कि 30 ऐड करेंगे 105 होगा। 105 नहीं जमा कराना, 100% हमें जमा कराना है।
44 AD है प्रिजम्पटिव इनकम वाले, जो आपने पीजीईपी के चैप्टर में कर रखे हैं। इवन प्रिजम्पटिव इनकम वाले को भी टैक्स जमा कराना है ऑन और बिफोर मार्च 15, 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर में जो नेक्स्ट चीज हमने सीखनी है, ये तो हुआ कि आपके ऊपर स्कीम लगी, आपने अपनी तरफ से कंपटीशन कर ली। इवन आपको इनकम टैक्स ऑफिसर भी फोर्स कर सकता है, इवन आपको इनकम टैक्स ऑफिसर भी फोर्स कर सकता है कि आप एडवांस में टैक्स जमा कराओ। अगर उनके पास कोई ऐसी इनकम निकल के आ गई है, देयर बिंग ओपिनियन कि भाई आपका टैक्स एडवांस टैक्स बनना चाहिए, आपको एडवांस में टैक्स में जमा कराना चाहिए, इवन दे कैन इंस्ट्रक्ट यू कि आप एडवांस में अपना टैक्स जमा कराओ सारा का सारा, बट वही कंडीशन है 10,000 और मोर का अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास चार्ट है। जैसे ही हमें ऑर्डर मिल जाता है असेसिंग ऑफिसर में, तो हमने क्या करना है, अगर हमारी इनकम एस्टिमेट करेक्ट है असेसिंग ऑफिसर का, तो आप एडवांस टैक्स जमा करा दो असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से। अगर उसकी करेक्ट इनकम, जो करंट इनकम है हमारी, हायर है देन द असेसिंग ऑफिसर, तो आप अपने एस्टिमेट के हिसाब से जमा कराओगे। इवन अगर लो है अगर इवन लो है, तो इन दैट केस आप अपने एस्टिमेट से जमा कराओ, बट आप असेसिंग ऑफिसर को बताओगे। लेट्स से असेसिंग ऑफिसर को लगा कि आपकी इनकम 10 लाख की है, आपको भी लगा 10 लाख की है, आप 10 लाख के हिसाब से कंप्यूट करो, और जो भी उसने टैक्स कंप्यूटेशन का पैरामीटर दिया है ऐसे इंस्टॉलमेंट में जमा करा दो, वैसे कर दो। ठीक है। सेकंड केस, जहां पर असेसिंग ऑफिसर सोचता है आपकी इनकम 10 लाख की है, बट एक्चुअल में आपकी इनकम 15 लाख की है, तो आप 15 लाख के हिसाब से टैक्स जमा कराओगे। इसके लिए आपको कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है ऑफिसर को। बट अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है आपकी इनकम 10 लाख की है, बट आपके हिसाब से आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख की है, तो ऐसे केस में आप असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करोगे कि भाई मैं 7 लाख के हिसाब से एडवांस टैक्स जमा कराऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम कम है जो कि आपने एस्टिमेट करी है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी एस्टिमेट के हिसाब से जमा करा दोगे। अगर आप एडवांस टैक्स टाइमली जमा नहीं कराते, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसकी जो वर्किंग है वो फाइनल लेवल में है, इस लेवल में आपको इंटरेस्ट की वर्किंग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप लिमिटेड हैं, कहाँ तक, आप इंस्टॉलमेंट तक निकालने तक लिमिटेड है। इसमें जो एक चीज हमने सीखनी है, सिर्फ एक छोटी सी बात सीखनी है, बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। सिर्फ वो एक सिस्टम सीख लें। लेट्स से मेरी इनकम है 7 लाख रुपीज की। 7 लाख के ऊपर हम सबसे पहले स्लैब लगाएंगे। फर्स्ट 250 निल, नेक्स्ट 250 5%, बियॉन्ड दैट 2 लाख का 20% प्लस 12,500, इसमें लगाया एक्सेस। दिस इज योर टोटल टैक्स। मुझे इसको जमा कराना है 4 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट केस में 15, देन 45, देन 75, और बाद में 100। इस तरीके से आपका बन गया। ये बेसिकली क्या है, क्यूमुलेटिव अमाउंट है, यानी एड ऑन कितना करना है हमने। पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी इतने की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इतना जमा कराना पड़ेगा, नेक्स्ट में इतना, और लास्ट में इतना। इस हिसाब से आपको हर इंस्टॉलमेंट में इतना इतना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्यूमुलेटिव इतना होता रहेगा। दिस इज द वे हम तो इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। अब मान लो आपके पास कुछ कैजुअल इनकम आ जाती है,
या कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है, कैजुअल इनकम आ जाती है या कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है। क्या उनको हम बिगनिंग ऑफ ईयर में एस्टिमेट कर सकते हैं? वी कैन नॉट एस्टिमेट देम, कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो ऐसे केस में जब ये एक्चुअल अकर करेंगी, जब ये एक्चुअल अकर करेंगी, उसके बियॉन्ड, उसके बाद की जितनी इंस्टॉलमेंट है हम उनको क्या कर देंगे, इंस्टॉलमेंट्स को रिवाइज कर देंगे। और कैसे रिवाइज करेंगे ये देखते हैं। अभी मैंने 7 लाख की इनकम लेके चली थी, नाउ आई एम एडिंग कैजुअल इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज, कैजुअल इनकम ऑफ 2 लाख, दिस इज माई कैजुअल इनकम। और ये कैजुअल इनकम अगर अगर इट टुक प्लेस ऑन 15th April, नेक्स्ट इज ऑन 30th July, नेक्स्ट इज ऑन 31st December, 15th February, 28th March, ये सारे केसेस करने होंगे। कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट इसके ऊपर टैक्स, कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे, 30% का टैक्स। तो यानी अब हमारे को टोटल कितना हो गया, 1,17,000 अब गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अब जो मेरी इंस्टॉलमेंट है, जो मेरी इंस्टॉलमेंट है सारी किसके बेस पे बन जाएंगी, 1,17,000 के बेस पे बनेंगी। और एड ऑन किस तरीके से होगा, इस तरीके से एड ऑन आपके पास में आ जाएगा। अगर ये इवेंट टुक प्लेस करता हो 30th जुलाई, यानी कि अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड है, जो 15 जून वाली इंस्टॉलमेंट थी, दिस इज ऑफ 15 जून, 15 जून की इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पेड है। और वो ऑलरेडी पेड किस हिसाब से है, सिर्फ और सिर्फ इस इनकम के हिसाब से है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे होगी 15 जून को, ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है ऑन 15 जुलाई, सॉरी 15 सितंबर। अब जो 15 सितंबर को हम इंस्टॉलमेंट करेंगे, उस केस में ये अमाउंट जाएगा, ठीक है, प्लस 1,17,000 का हम 45% देंगे और इसका हम एड ऑन पे करेंगे। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? हेलो, गुड मॉर्निंग संदीप जी। मैं अभी से क्लास ले रही इस तरीके से होगा। अगली इंस्टॉलमेंट, अगली इंस्टॉलमेंट में अगली इंस्टॉलमेंट में हम देखेंगे आप किस तरीके से बनाएंगे। 1630 तो आपने ये जमा करानी थी, प्लस ये अमाउंट जमा कराएंगे,
एक्स्ट्रा आ गया एक अमाउंट 45,000 इसका एड ऑन का एड ऑन फर्दर मैंने ओके क्यूमुलेटिव के थे। अब इसके बाद हमें सिर्फ एक क्यूमुलेटिव वाला अमाउंट डालना रख दो। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी आगे की इंस्टॉलमेंट इस तरीके से बना लेंगे। एड ऑन हम चेक कर लेते हैं कितना कितना एड ऑन से हमारे पास कंफर्म हो रहा है कि नहीं। सेम थिंग देखिए इस तरीके से आपके एड ऑन से निकल के आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? एक क्यूमुलेटिव रेंज हो जाती है, ये आपकी एड ऑन की रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको रूल क्लियरली बताऊं तो आपकी जितनी तो इंस्टॉलमेंट पुराने के हिसाब से पे होगी होगी, बट जैसे ही ये इवेंट अकर हो जाएगा उसके बाद की सारी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएंगी, रिवाइज आपकी हो जाएंगी। अगर इसको मैं ले लूं 15 नवंबर, तो यानी पहली 2 इंस्टॉलमेंट तो किस बेस पे जाएंगी, ये वाले बेस पे। उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट है 16 डेज, और यहाँ पर पूरा ये अमाउंट जाएगा 13,650 और इसका एड ऑन। जो पहली 2 इंस्टॉलमेंट पुराने के हिसाब से चलेगी वो एज यूजुअल जाएंगी हमारे पास से, ठीक है। बाकी रेस्ट इस तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट को आपने पे कर देना है। तो द रूल इज दिस कि उसके बाद की आपकी इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंगली रिवाइज होती रहेंगी। अब मार्च में लास्ट 15 मार्च तक तो आपने पे करी थी सारी इंस्टॉलमेंट, 15 मार्च तक तो आपने सारी इंस्टॉलमेंट इसके हिसाब से पे कर ही दी है। अगर इसके बाद कोई चेंज आए तो क्या करेंगे, तो कह रहे हैं जो ये अमाउंट है 62,400 का, ये 62,400 का अमाउंट क्या कर रहा है, आपको 100% जमा कराना है, 100% जमा कराना है बिफोर 31 मार्च। ये आप क्या करेंगे, 100% जमा कराएंगे बिफोर 31 मार्च। तो इस तरीके से काम करना है। तो इसमें आपके पास जो मैंने मॉड्यूल में देखा है एक ही क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन है आपके पास में। तो इंस्टॉलमेंट बनाने का वे इसी तरीके से है, आप 15, 30, 30 ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्यूमुलेट करके उसमें से माइनस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों इंस्टॉलमेंट आपके होमवर्क में रहेंगी। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इजी पार्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टीडीएस के लिए आज क्योंकि आप उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आरटीपी देखें, आपके इंस्टीट्यूट ने भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक निकाली है उसको देख लें, किसी डिफरेंट ऑथर की बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, और जस्ट गेट द प्रैक्टिस ऑफ इट। अगर आप लोग करना चाहते हैं एक इलस्ट्रेशन मेरे सामने कर सकते हैं, और वो आप इलस्ट्रेशन करके एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या करते हैं बच्चों को स्लैब लगाने की इतनी आदत पड़ जाती है, जो मैंने अब तक में कॉमन मिस्टेक देखी है जो बच्चे करते हैं, केस ए में फर्स्ट में या सेकेंड इलस्ट्रेशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंपनी, वो क्या करते हैं कंपनी के केस में इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स लगाने लग जाते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन में यू आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ कंपनी, तो उसमें आप कंपनी के रेट लगाइएगा, कंपनी का टैक्सेशन रेट लगाना है, आपने दूसरा रेट नहीं लगाना है।
तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, हर बैच में 2-3 बच्चे तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो ये चेक नहीं करते कंपनी का, बस दिमाग में हम इतने इंडिविजुअल के क्वेश्चन कर चुके होते हैं तो इससे भी सीधा इंडिविजुअल से कर लेते हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड कि क्वेश्चन है किसका। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका एडवांस टेक्स का, ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन करा हुआ है। जिनको पार्शियल इंटीग्रेशन आता है थर्ड क्वेश्चन वही कर पाएंगे, उनके अलावा नहीं हो पाएगा, उनको दिक्कत आएगी करने में, टैक्स कंप्यूट करने में। किसी ने कुछ पूछना है अभी तक की क्लास में? चलिए फिर आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। सी यू टुमारो। कल की क्लास में हम डिडक्शन स्टार्ट करेंगे। बाकी किसी को क्वेरी है, आई एम वेटिंग, पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।